Hello students, good morning in Drona Live class. Dear students, today we are going to discuss some rules of conjunctions, and you can see that I have written here conjunctions and three type of conjunction. Students, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कंजंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट रूल जो यहाँ दिया गया है कि कंजंक्शन का जो तीन पार्ट होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कैसे सेंटेंस को देख करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में किस प्रकार का कंजंक्शन यूज किया गया है, कोरिलेटिव है या सबऑर्डिनेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग है कि सबऑर्डिनेटिंग है कि कोरिलेटिव है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग को पहचानना थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला टाइप का देखिए वन बॉयज, यदि किसी सेंटेंस में फॉर दिख जाए, यह ज्यादातर बिकॉज का मीनिंग देता है, एंड दिख जाए और नॉर दिख जाए, एंड वे आर नॉट, बट दिख जाए और दिख जाए, येट दिख जाए या सो दिख जाए, इस टाइप का कंजंक्शन वर्ड आपको दिखे किसी सेंटेंस में, तो हम लोग उसको प्रीफर करेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। दूसरी बात देखिए, यदि कोई सेंटेंस कंडीशनल हो, एक चीज और समझ लें स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में, यदि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो वो जनरली कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जस्ट एग्जांपल लेंगे और देखेंगे और समझेंगे। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन उस टाइप के सेंटेंस में यूज ज्यादा करते हैं जहां पे दो सेंटेंस इस प्रकार दिया गया हो कि एक सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो और एक सेंटेंस डिपेंडेंट हो। दैट मीन्स एक जो हो गया सेंटेंस वो अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा हो, वैसे कंडीशन को हम लोग उस टाइप का सेंटेंस जो बनेगा वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ इफ यू कम हियर बोल के चुप हो जाते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इफ यू कम हियर, यदि आप यहाँ आओगे, इतना बोल के चुप हो गए तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। इफ यू कम हियर आई विल टीच यू इंग्लिश, तब ये सेंटेंस सही हो गया। इफ यू कम हियर आई विल गिव यू अ नोटबुक, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गई। तो इससे क्या हुआ कि इफ से, सिंस से, एज इफ से, इस टाइप से भी कोई सेंटेंस शुरुआत होती है या कहीं पर मिलती है तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। जैसे ही टॉक्स वो बात करता है, एज इफ का मतलब होता है मानो कि, एज इफ या एज दो, ये काफी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है कंडीशनल बेस्ड। एज इफ या एज दो इसका मतलब होता है मानो कि, तो मानो कि बोल के चुप हो जाते हैं तो क्या ये सेंटेंस सही है, मतलब कंप्लीट है? नहीं। तो कंप्लीट करने के लिए आगे कुछ ना कुछ एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो जो सेंटेंस अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो, उस टाइप का कंजंक्शन जो यूज किया जाएगा वो जनरली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। तो इस टाइप का जो वर्ड यूज किया जाएगा सेंटेंस में वो ज्यादातर इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया, एज फार एज इफ, सिंस, बिकॉज, बिफोर, अंटिल, अनलेस, व्हेनेवर, वेयरएवर, वेयरएज, व्हाइल, सो दैट, इस टाइप का जो कंजंक्शन वर्ड आपको दिखेगा वो लोग नोटिस करेंगे, उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोरिलेटिव में जानते हैं कि दो सब्जेक्ट को या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है, कुछ लोग इसको पेयर कंजंक्शन भी बोलते हैं कि आगे के साथ कौन सा कंजंक्शन वर्ड आता है। तो कोरिलेटिव को पहचानना आसान है उन लोग दोनों के रिस्पेक्टिव है, हालांकि आसान तीनों ही है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप का टर्म इसमें नहीं आता कि मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है। इस टाइप का कंजंक्शन को यूज करने के लिए दो सेंटेंस का होना जनरली जरूरी होता है। इसके लिए दो सेंटेंस का होना जरूरी नहीं है, इसमें आप दो सब्जेक्ट से भी काम चला सकते हैं। जैसे आइदर ही और सी इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे ना ही कोई कंट्रास्ट की जरूरत पड़ी, कंट्रास्ट वर्ड लेने की जरूरत पड़ी, ठीक है, ना ही इंडिपेंडेंस दो सेंटेंस हुआ और ना ही डिपेंडेंट दो सेंटेंस हुआ, सीधा सीधे एक सेंटेंस हुआ। तो ये पहचानना बहुत आसान है कोरिलेटिव कंजंक्शन। यदि कोई सेंटेंस में आइदर के साथ हो, इसके साथ जनरली यही वर्ड आता है, आइदर के साथ कंजंक्शन, नाइदर के साथ नो, जस्ट एज के साथ सो, रादर, अदर, ठीक है, नो अदर, ये सब के
ठीक है, उसी प्रकार से आप चाहेंगे तो और लिख सकते हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब के साथ कंजंक्शन व्हेन या बिफोर आता है तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है इसको हम लोग बोलेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो चलो देखें एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्या हम लोग पहचान पाते हैं कि नहीं कि कोरिलेटिव क्या है, सबलेटिव क्या है और कोरिलेटिव क्या है। स्टूडेंट्स, आपको बुक में एक्सरसाइज दिया गया है, आपकी बुक में एक्सरसाइज 19.4, उसमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सेंटेंस कोरिलेटिव है, कौन सी सेंटेंस सबलेटिव कंजंक्शन का यूज किया गया है। तो वो एक्सरसाइज को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो ट्राई करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इसको पहले देख लें। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंस है, अब एक बार ट्राई कर देखिए, समझें और कोशिश करें बनाने का। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंजंक्शन का यूज किया गया है इस सेंटेंस में। जरा देखिए स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस में कहा है कि नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज किया गया है। नॉट ओनली और बट आल्सो यदि कोई सेंटेंस में दिखे, समझ में आए या ना आए, आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन बताना है। नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये पेयर कंजंक्शन जो आप लोग लिखे थे कॉपी में, ठीक है। तो पेयर कंजंक्शन वाले जितने सारे टर्म्स होंगे
हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेरली के साथ वेन या बिफोर आता है, वेदर के साथ और आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल इसमें भी लिखते हैं। आई डोंट नो वेदर एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट नो वेदर सोनाली विल पास द एग्जाम और नॉट। मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं जानता हूं कि सोनाली एग्जाम को पास करेगी या नहीं। वेदर के साथ कनेक्शन और लगता है, वेदर के साथ कनेक्शन और लगता है, यही और लगे होने के कारण यहाँ पे यदि दैट का यूज करें तो गलत हो जाएगा। नो के साथ दैट का भी यूज करते हैं हम लोग। आई नो दैट यू आर लेबोरियस, ये सेंटेंस सही है। आई डोंट नो दैट सोनाली विल पास द एग्जाम, तो कितना लिखा होता तो यहाँ दैट सही हो जाता, और जब दैट सही हो जाता तो वो आ जाता आपका कौन सा कंडीशन में, फर्स्ट वाला जो बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। लेकिन जब वेदर के साथ और वाला कंडीशन है बन गया आपका कोरिलेटिव कंडीशन, वेदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इस वाला जो टर्म है ये सारा हो जाएगा आपका कोरिलेटिव कंडीशन। अब यहाँ पे भी देखिए ही और आएगा, यदि दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाए, ऊपर से देखा जाए स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट आल्सो कौन सा कंडीशन होगा जरा बताएंगे आपको, नॉट ओनली बट आल्सो ये भी इसी में आएगा, कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन। सोनो इज अ लेबोरियस बॉय, बट दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, देखिए ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सोनो इज अ लेबोरियस बॉय, ये किसी पे डिपेंड नहीं है अपना मीनिंग के लिए। मोनो इज अ लेजी बॉय, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सी कंडीशन का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। तो यहाँ पे बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन में आएगा, एंड और बट कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन है, कोऑर्डिनेटिव। अब यहाँ पे देखिए इफ मोनो वर्क्स हार्ड, इसका मतलब होगा कि यदि मोनो कठिन परिश्रम करेगा, यदि मोनो कठिन परिश्रम करेगा। स्टूडेंट जरा सोचो ये क्या सेंटेंस डिपेंडेंट है, क्या ये अपना मीनिंग कंप्लीट है इस सेंटेंस में। इफ मोनो वर्क्स हार्ड बोल के चुप हो जाते हैं तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये कंप्लीट मीनिंग करने के लिए आगे एक सेंटेंस और रखना पड़ेगा, ही विल पास द एग्जाम। ये देखिए क्या है, ये है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, और ये सेंटेंस अपना मीनिंग के लिए डिपेंडेंट है। तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जिस सेंटेंस में यूज होगा, जो कंजंक्शन यूज होगा, वो टाइप का सेंटेंस होगा, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे इफ जो है वो कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि इस सेंटेंस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोनो विल नॉट पास द एग्जाम इफ ही, मोनो विल पास द एग्जाम, मोनो विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिव, शायद आप भी सब ऑर्डिनेटिव ही लिख होंगे। ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ, मानो कि, ही वह किंग, कि वह एक राजा, वैसे बात करता है मानो कि वह राजा। कैसे बने, वैसे बात करता है मानो कि, सिर्फ इतना ही लिखा होता, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता तो ही के साथ वाज होता, ही वाज अ किंग। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल में सभी के साथ टोटल वर्ब लेते हैं, आई रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ वर्ब लगेगा यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस जितने सारे होते हैं वो सारे तो सबऑर्डिनेटिव में लागू करते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही वाज अ किंग। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, वो ऐसे बात, ही टॉक्स को बात करता है, सिर्फ इतना भी बोलते हैं ही टॉक्स को बात करता है, यही तरह से कहा जाए तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। और यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि अभी सेंटेंस जो है सो इंडिपेंडेंट नहीं है, ही वाज अ किंग ऐसा कहना गलत है। और यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि एज इफ लगा, इसलिए यहाँ पे और लगा, तो इस टाइप का सेंटेंस कंडीशनल बेस्ड बन गया, और ये कंडीशनल बेस्ड है तो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिव, ये भी सबऑर्डिनेटिव है।
सबऑर्डिनेटिव। यहाँ पे देखिए और लगा है, और लग जाए, एंड लग जाए, बट लग जाए, तो वो किस में आएगा? कोऑर्डिनेटिव की सबऑर्डिनेटिव में। जरा बताएं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिव। लेकिन भाई आइदर और वाला टर्म होता, आइदर ही और आई ऐसा लिख दिया जाता, तब ये किस में हो जाता है? इसी सेंटेंस को देखो, ही से पहले भी आइदर वर्ड यूज कर देते, आइदर ही और आई ही के भी फॉर्म आइदर ही और आई। इसी सेंटेंस को भी ऐसे लिख दिया जाता, तब ये सेंटेंस बन जाता कोरिलेटिव, तब ये बन जाता है कोरिलेटिव। ये दोनों कोरिलेटिव हो जाते, ये भी कोरिलेटिव है, ये भी कोरिलेटिव है। लेकिन यदि ऐसा लिखा गया, सिर्फ और भी यूज किया गया सेंटेंस में, तो इसको आप बोलेंगे क्या चीज? कोऑर्डिनेटिव। ये कोऑर्डिनेटिव कनेक्शन है, लेकिन आइदर और वाले टर्म में आएगा तो कोऑर्डिनेटिव होगा। कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट्स, और आइदर और दोनों में अंतर है, ठीक है? ही और आई लिखा है, यहाँ पे आइदर ही और आई, या तो वह या नहीं तो वह। मीनिंग भले ही सेम आया, अलग बात है, लेकिन आइदर और वाला टर्म जो होता है, आइदर और, नाइदर नॉर, पेयर में आ गया ना, आइदर के साथ जो पेयर आता है कनेक्शन वो आ गया, तो उस कंडीशन में आपको कोरिलेटिव ही रखना है। ये सब इरेज करने जा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स एक रूल आप ध्यान रखें, मैं बताना क्या चाह रहा हूं समझिए। यदि दो सब्जेक्ट को, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, not only but also, then verb will be used according to their subject। ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और से जोड़ा जाए। एक बार फिर से समझें, एक सब्जेक्ट यहां पे दे दिया, एक सब्जेक्ट यहां पर दे दिया। यदि दो सब्जेक्ट को आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाए, तो आगे जो वर्ब का यूज होगा वो नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो नजदीक सब्जेक्ट होगा वो। मान लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको लिखना रहेगा, तो इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो इधर पैसिव वर्ब को रखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव में। जब इंट्रोगेटिव में इधर हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे तो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग होगा, उस कंडीशन में वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगा। यदि सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेना। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, एग्जांपल देखा जाए, देखिए। एक सेंटेंस हम लिखना चाह रहे हैं, लिखे हैं नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स दैट्स गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, समझिए। दो सब्जेक्ट है, एक सोनू है, एक फ्रेंड्स है। एक फ्रेंड सब्जेक्ट है, एक सोनू सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट। नाइदर नॉर से जोड़ा गया है, तो वर्ब का जो यूज होगा वो नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाने की बात होगी इस सेंटेंस को, तो सोनू के अकॉर्डिंग यूज होगा। इंट्रोगेटिव बनाने की बात होगी, इसका मतलब क्या होगा? ना ही सोनू और ना ही उसके दोस्त लोग बाजार जा रहे हैं। एक सेंटेंस और देखिए, दे और आई। यहाँ पे आपके पास ये जवाब ऑप्शन है, क्या
ऑनेस्ट, वे लोग या मैं ईमानदार हूं, तो क्या लेंगे, वे लोग या मैं, चाहे मान लो ऐसे लिखा रहता ही और आई डैश काइंड, तो यहां पे भी देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट नजदीक कौन सा पढ़ रहा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग ई जमा सेम क्वेश्चन यहां भी है, आई के अकॉर्डिंग जो नजदीक पड़ेगा, जो सब्जेक्ट नजदीक पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। इसी को इंट्रोगेटिव लिंग क्या हुआ, क्या भाई ईमानदार है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव जब लगा रहेगा तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इज ही और आई काइंड ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही देता है, इंट्रोगेटिव बहुत कम रहता है, ना के बराबर, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि वर्ब का यूज नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसको इरेज करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेंटेंस को आप लोग करेक्ट करें कि वो सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो सही कंजंक्शन का यूज किया गया है, सेंटेंस सही है या नहीं। इसको आप कोशिश करें, 2 सेंटेंस ट्राई करें। If you call me, then I will. यदि आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। अब मान लो किसी जगह पे हैं और अब जा रहे हैं, बोले कि आपको कल आना है, तो आप बोले कि आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आऊंगा। सेंटेंस पे लिखिए, यदि आप मुझे कॉल करोगे तो मैं यहाँ आऊंगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और जो पहला सेंटेंस है कि सिंस ही वाज वीक देयरफॉर ही कुडंट विन द मैच, ये दोनों सेंटेंस में जरा बताएंगे कि गड़बड़ी कहाँ। एक सेंटेंस और स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंस स्टूडेंट ट्राई करिए, आप देखिए क्या आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंस का सुधार करने की जरूरत है, ये 3 सेंटेंस को फिल करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं
सी से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होती है, मैं बता चुका हूं, जब कोई सेंटेंस सी से स्टार्ट होती है तो आगे देयरफॉर दस को स्टार्ट का वर्ड का यूज नहीं करना, दैट मींस आगे कोई कंजंक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमा का यूज कर सकते हैं। यदि कोई सेंटेंस सी से स्टार्ट होगी तो आगे कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखें, सिर्फ कॉमा लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो आगे देयर का यूज नहीं होगा, यहां आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। गो फास्ट, तेजी से चलो, नहीं तो यू विल नॉट गेट द ट्रेन, नहीं तो आपकी ट्रेन नहीं मिलेगी, नहीं पकड़ पाओगे, नहीं तो आप अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ पाओगे। क्या लगे यहाँ पे, गो फास्ट, नहीं तो का मीनिंग क्या होता है, अदरवाइज। यदि आप एक वर्ड आपको दे दिया जाए, दे दे लिस्ट, गो फास्ट, लिस्ट, एलियस लिस्ट, यू डैश मिस द ट्रेन, तो बताइए वहां पे क्या होगा, हिंट आपको मिल गया। लिस्ट के साथ याद रखिएगा कंजंक्शन के साथ मॉडल वर्ब का कौन सा लेटर, शुड को, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ठीक है। और ये ही डज नथिंग डैश रीड, यदि आपसे पूछे कि वो पढ़ते ही रहता है, इसको ट्रांसलेट करिए तो कैसे होगा, ही डज नथिंग बट रीड, नथिंग के बाद बट आएगा कंजंक्शन, ही डज नथिंग बट रीड। ये यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं कर सकते क्योंकि प्रीपोजिशन काम पे रेडी होता, ठीक है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ही डज नथिंग, नथिंग के साथ बट आता है कंजंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक्सरसाइज 94 ट्राई करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन सा कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेटिंग है, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग है। एक्सरसाइज 94 ये आप लोग का HW है, इसको प्रॉपर तरीके से नोटबुक में बनाएं और जब स्कूल ओपन होगी चेक करो। ओके, थैंक्स।